ब्रोंकाइटिस ये जो है ये एयरवेज का एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बीमारी होती है जो बहुत समय तक स्मोकिंग करते हैं ऐसे लोगों में, या ऐसे लोग जो कि कोल माइंस में काम करते हैं, ट्रैफिक हवलदार जो कि दिन भर प्रदूषण का जिनमें एक्सपोजर होता है, तो उसमें एक बीमारी होती है जिसको हम लोग कहते हैं सीओपीडी। और सीओपीडी बीमारी, ये दो बीमारियों का एक जो है मिला जुला स्वरूप होता है। एक होती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और दूसरी होती है एम्फाइसीमा। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की जो बाय डेफिनेशन होती है वो ये है कि अगर यदि किसी पेशेंट को, किसी व्यक्ति को अगर लगातार 2 महीने खांसी और खांसी के साथ थोड़ा बलगम आता है और ये चीज़ उसको लगभग 2 महीने होती है और ये लगातार 2 सालों तक उसको ये दिक्कत अगर होती है, ये होता है कि हाँ पेशेंट को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। दूसरा होता है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा ये कहते हैं कि सीओपीडी के पेशेंट्स में जो लंग्स के अंदर के जो ब्रोंकाई और एल्वेलाई होते हैं वो फूल जाते हैं, वो परमानेंटली फूल जाते हैं, जो कि इरिवर्सिबल होता है, तो इसको कहते हैं एम्फाइसीमा। ब्रोंकाइटिस की बीमारी अधिकतर 40 साल से ऊपर के मरीजों को मिलती है, जो कि ऐसे पेशेंट जो कम से कम 5 से 10 साल धूम्रपान कर चुके हों, ऐसी महिलाएं जिन्होंने चूल्हे पे, लकड़ी वाले चूल्हे, कोयले वाले चूल्हे पे खाना बनाया हो कम से कम 10 साल 15 साल, तो उनमें ये लक्षण पाए जाते हैं, खास करके 40 साल की उम्र जब उनकी क्रॉस होती है उसके बाद। ब्रोंकाइटिस और दमा ये दोनों ही एयरवेज की एक इन्फ्लेमेटरी बीमारी है। इसमें फ़र्क ये होता है कि ब्रोंकाइटिस की जो हम डायग्नोसिस बनाते हैं उसके लिए हम स्पायरोमेट्री कराते हैं। स्पायरोमेट्री में एक रेशियो होता है FeV1/FVC, उस रेशियो को देखते हैं, अगर वो 70% से कम होता है तो ये फिट बैठता है कि हाँ इस पेशेंट को ब्रोंकाइटिस है। दमा की जो डायग्नोसिस बनती है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है कि मरीज के लक्षण, मरीज की हिस्ट्री, मरीज में एलर्जी के सिम्टम हैं या नहीं, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, उसके आधार पे दमा की डायग्नोसिस बनती है। दोनों ही बीमारियां एयरवेज की, हमारे श्वास, हमारे फेफड़े की एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बीमारी है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के मुख्य लक्षण होते हैं कि मरीज को सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग खांसी आना और उसमें वाइट म्यूकस प्रोड्यूस होना। मरीज कहता है डॉक्टर साहब हमको 6 महीने से खांसी आ रही है, साथ में बलगम भी आ रहा है। सेकेंड लक्षण स्टार्ट होता है कि मरीज को फिर सांस फूलने लगती है। श्वास पहले थोड़ा बहुत चलने फिरने पे फूलती है, फिर जब वो पेशेंट 100 मीटर चलता है तब ज़्यादा सांस फूलती है। फिर एक स्टेज आती है कि अगर वो थोड़ा ऊंचाई को चढ़ता है, जैसे कि सीढ़ी चढ़ता है, तो उसमें सांस और ज़्यादा फूलती है। अगला स्टेप होता है कि मरीज स्नान कर रहा है, अपनी दैनिक दिनचर्या की चीज़ें कर रहा है और कपड़े भी बदल रहा है, तो उसमें भी सांस फूलने लगती है, वो स्टेज 4 होता है। जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का सबसे मुख्य कारण वो होता है धूम्रपान। पहला मुख्य कारण धूम्रपान होता है। जितने भी लोग धूम्रपान करते हैं वो आगे चल के उनकी जीवन में किसी न किसी स्टेज पे उनको सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस ये बीमारी होती है। लेकिन अब हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे मरीज आते हैं जो कि धूम्रपान नहीं करते, लेकिन उनमें ब्रोंकाइटिस के लक्षण पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बहुत सारे व्यक्ति जो कि कोल माइंस, खदानों में काम करते हैं, किसान जो खेतों में काम करते हैं, टीचर्स जो बच्चों को चौक से ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं, उसमें धूल के महीन कणों का एक्सपोजर होता रहता है, वो इनहेल करते रहते हैं। और ट्रैफिक हवलदार जो कि ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होते हैं सुबह से शाम तक, उनको गाड़ियों के धुएं का एक्सपोजर होता है। इन सारे लोगों में ये ब्रोंकाइटिस हो जाती है। सबसे पहली सलाह तो ये होती है किसी भी मरीज को कि आपको ब्रोंकाइटिस ना हो कि भाई धूम्रपान ना करें, और अगर धूम्रपान कर रहे हैं तो उसको एक प्लान्ड वे में, एक जो है क्लिनिशियन की सहायता लें और उसको एक प्लान्ड वे में धीरे धीरे धूम्रपान को छोड़ें। वे लोग जो कि ऐसी जगहों पे काम करते हैं वो मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारे किसान बंधु हैं वो चेहरे पे जो उनके पास मास्क ना हो तो जो पतला कपड़ा होता है गमछा, उसको बांध कर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि धूल मिट्टी का एक्सपोजर कम हो। ट्रैफिक हवलदार्स को हम उनके लिए कर सकते हैं कि भाई वो N95 वगैरह जो और मास्क आते हैं, जो एंटी पोल्यूशन मास्क होते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी फैक्टर्स हैं जो कि नॉन मॉडिफिएबल है, जो भाई ट्रैफिक हवलदार उसको तो ड्यूटी करनी ही करनी है, लेकिन जो मॉडिफिएबल फैक्टर्स हैं, जैसे मुख्य है उसमें धूम्रपान। यदि हम अपने जीवन में धूम्रपान नहीं करते हैं या धूम्रपान कर रहे हैं उसको छोड़ते हैं तो इससे बचाव किया जा सकता है। यदि मरीज को खांसी, बलगम ये लगातार चल रही है, साथ में उसकी सांस भी फूल रही है और कन्वेंशनल ट्रीटमेंट पे अगर वो किसी फिजिशियन से कांटेक्ट करता है, उसको आराम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे पेशेंट को तुरंत अपने श्वास रोग विशेषज्ञ से सलाह मशवरा करना चाहिए। जनरली हम भारतवर्ष में रहते हैं, यहाँ ये कहा जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को 2 सप्ताह से ज़्यादा खांसी आती है तो वो टीबी के लक्षण हो सकते हैं।
इस बीमारी में मरीज के मेन लक्षण ये है कि उसको खांसी आती रहती है और खांसी महीनों सालों आती है। तो इस लक्षण को फिर हमें इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, हमें तुरंत से तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जब COPD की बीमारी होती है, मरीज को लगातार खांसी आती है, सांस फूलती है, बलगम आता है, तो बहुत बार मरीज जो है डॉक्टर के पास आने से कतराता है। उसको ये लगता है कि हमें TB हो गई, हमारे परिवार में किसी और को ना हो जाए, तो इसी भ्रांति में वो रहता है। दूसरी बात यह है कि अगर वो सही जगह न पहुँचे, अगर वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास नहीं पहुँचता, तो बहुत बार COPD के पेशेंट्स में, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स में बहुत बार TB की दवा शुरू कर दी जाती है, जो कि मरीज की स्थिति को और गंभीर बना देती है। ऐसे पेशेंट जब इनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, उसके बाद उसमें CO2 की मात्रा बढ़ने लगती है, पेशेंट बेहोश भी हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट को भर्ती की आवश्यकता पड़ती है। जब भी पेशेंट आता है, हम उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते हैं। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन उसका 85-86 से कम है, मरीज की रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा है, 25-30 चल रहा है, उसका सांस लेने की जो रेट है वो 25 से 30 के ऊपर है, उसको व्हीजिंग साउंड जिसको हम बोलते हैं कि सांस जब ले रहा है तो सीटी जैसी आवाज़ें आ रही हैं, उसकी एक्सेसरी मसल्स काम कर रही हैं, रेस्पिरेशन की जो एक्सेसरी मसल्स हैं उसको काम कर रहा है, तो इसको बोलते हैं कि पेशेंट जो है वो एक्सेजर्बेशन में है। तो ऐसे मरीज को तुरंत भर्ती हो जाना चाहिए, क्योंकि बिना भर्ती हुए उनका इलाज नहीं हो पाएगा। अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम उसके डायग्नोसिस बनाते हैं, उसकी स्पायरोमेट्री कराते हैं, चेस्ट एक्सरे कराते हैं। अगर ज़रूरत समझते हैं तो पेशेंट का CT स्कैन भी कराते हैं। अगर एक बार पेशेंट को ब्रोंकाइटिस के साथ एम्फाइसीमा भी डेवलप हो गया है, तो ऐसे मरीज में फिर सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन शुरू होते हैं। मरीज को के हार्ट में भी समस्या आती है। मरीज के हार्ट का जो दिल का जो दायां हिस्सा है, वो हिस्सा साइज में बढ़ जाता है, जिसको हम मेडिकल भाषा में कॉर पल्मोनल कहते हैं। तो ऐसे मरीजों का हम लोग 2D इको भी करवाते हैं। और सबसे पहली सलाह जो मरीज को हम देते हैं कि धूम्रपान बंद करें। उसके बाद जो इसका इलाज हम शुरू करते हैं, इलाज में जो मुख्य इलाज होता है वो इसका होता है कि इनहेल्ड फॉर्म में मरीज को हम दवा देते हैं, जिसमें कुछ ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं। और ब्रोंकोडायलेटर की कई सारी कैटेगरी है, तो अलग अलग कैटेगरी के एक इनहेलर भी हम दे सकते हैं मरीज को, या एक से ज़्यादा इनहेलर्स दे सकते हैं। और दवाएं जो कि अंदर रुकावट है उसको दूर करने के लिए हमारे पास ब्रोंकोडायलेटर्स दवाएं हैं, डेरिफाइलिन, डॉक्सोफाइलिन, एसिब्रोफाइलिन। इन दवाओं को मरीज के उम्र के, मरीज के वजन के हिसाब से हम लोग देते हैं। फिर हम मरीज को क्लासिफाई भी करते हैं कि मरीज जो है वो किस कैटेगरी में आ रहा है, उसकी जो बीमारी है वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। उसी के हिसाब से हम मरीज को दवाएं शुरू करते हैं। जो सबसे अचूक दवा इसकी होती है वो इनहेल्ड फॉर्म में इनहेलर्स होते हैं। तो मरीज को इस चीज़ के लिए मोटिवेट भी करते हैं कि आपको इनहेलर्स लेना है तो लंबे समय तक लेना है। कई बार मरीज ये कहते हैं डॉक्टर साहब ये इनहेलर हम लेंगे तो हमें इसकी आदत तो नहीं पड़ जाएगी। सबसे पहले हम सलाह देते हैं कि भाई अगर आपकी आंखें कमज़ोर हैं तो आप चश्मा लगाते हैं, और चश्मा रेगुलर लगाते हैं, तभी आपकी आंखें सही रहती हैं। तो अगर ब्रोंकाइटिस हो गई, COPD हो गई, तो आपको इनहेलर्स रेगुलर लेने पड़ेंगे। और अगर एक प्लांट वे में मरीज अच्छे से दवा लेता है, इनहेलर्स अपने रेगुलर लेता है, तो मरीज को अच्छे से पूरा आराम मिलता है। अगर आप पूछें कि घर में क्या इसका उपचार कर सकते हैं या इसके लक्षण जो भी हैं, तो ये है कि मरीज जो है वो स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं। स्टीम का एक सूदिंग इफेक्ट होता है। और जैसे कि हल्दी का सेवन, अदरक का सेवन, ये अदरक जो है बहुत ही अच्छा म्यूकोलिटिक एजेंट होता है, जो अंदर म्यूकस फॉर्मेशन होता है उसको थिन कर देता है, और इसमें ऐसी कंपोनेंट होते हैं तो वो बलगम, मरीज का बलगम पतला हो जाता है। मरीज का एक बार बलगम बाहर निकल जाता है तो उसको सांस में भी आराम मिलता है। मैं पब्लिक को अवेयरनेस के रूप में ये बताना चाहता हूँ कि यह ऐसी बीमारी है जो बीमारी को हम स्वयं पैदा करते हैं, हम स्वयं इसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम धूम्रपान ना करें, ऐसी जगहों पे जाने से बचें, पोल्यूशन से बचें, तो इससे बचा जा सकता है। और कुछ ऐसी फैक्टर्स हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं उसको हम ज़रूर बदल सकते हैं। भाई लकड़ी वाले चूल्हे पे अब हर जगह सिलेंडर की व्यवस्था हो गई है, तो हम गैस वाले चूल्हे पे खाना बनाएं, धूम्रपान से बचें, धूल मिट्टी वाली जगहों पे कम रहें, जितना ज़्यादा हो सके हम वायु प्रदूषण से बचें।